आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक पे। ये पूरा का पूरा सेशन 4-5 पार्ट में आएगा आपका। तो इसमें हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे और जनरली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहली बात कि वर्क क्या है। तो जैसा कि आपके सामने डिफिनीशन लिखी हुई है, जनरल डिफिनीशन लिखी हुई है। मैं ये दावा तो नहीं करता कि यही आपका सबसे परफेक्ट डिफिनीशन है, बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा डिफिनीशन है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू डिफाइन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल और सम अदर फोर्स, मतलब बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है जो कि जब किसी मासिव बॉडी पर या जब किसी मासिव सिस्टम पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे डिफाइन करने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे हम वर्क कहते हैं। वर्क के बारे में एक जो सबसे बड़ा मिथ ये है कि वर्क का मतलब हम अपने डेली लाइफ वाले वर्क से जोड़ लेते हैं। नहीं, वर्क का मतलब फिजिक्स में कुछ और है, ठीक है ना। और जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो अलग चीज़ है। जैसे कि सोना भी एक काम है, तो है, बिल्कुल है, ठीक है ना। लेकिन वो वर्क, ये वर्क अलग है। वहाँ पे वर्क का मतलब काम है, यहाँ पे वर्क का मतलब एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी नाउ। तो ये है आपका जनरल बात कि वर्क जो है क्या डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। एनर्जी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है बाय अप्लाइंग फोर्स, इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए हम वर्क का यूज करते हैं, ठीक है। अब जनरली अब पूरी स्टोरी में एक बात कॉमन आई, दो बात चीजें आई। एक तो एनर्जी क्या हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है इन अ सिस्टम, ठीक है। दूसरा चीज किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई कि फोर्स की वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही। तो देखिए, एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो, ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हो सकता है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, एम बॉडी। तो हो सकता है कि जब इसको मैं यहां से यहां कहीं लेके जाऊं, कहीं एक दूसरे बॉडी पॉइंट पे डिस्प्लेस करूं, मान लीजिए यहां था, यहां से वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो तीन केसेस बन सकते हैं। एक तो ये कि जब मैं बॉडी को यहां से यहां लाऊं तो इस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तब हम कहेंगे कि उस मासिव सिस्टम पर पॉजिटिव वर्क हुआ है। बात समझ आई आपको। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे उस केस में कि जो वर्क डन है वो आपका जीरो है। अगर इसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त इस बॉडी की एनर्जी बढ़ने या कांस्टेंट रहने के बजाय घट जा रही है, ठीक है, बात समझिएगा मेरी बात। तो उस केस में क्या होगा कि हम कहेंगे कि ये आपका नेगेटिव वर्क है। बात समझ में आई आपको, इतनी चीजें क्लियर है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क का मतलब जब बॉडी डिस्प्लेस हो, फोर्स लगाने पे बॉडी डिस्प्लेस हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और अगर उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। अगर बॉडी पे फोर्स लगाने पर आफ्टर मतलब ये बॉडी जब डिस्प्लेस होगी या कहीं दूसरे पॉइंट पे जाएगी, अगर बॉडी का इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी है और बॉडी के दूसरे पॉइंट पे जो एनर्जी है वो अगर वो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि उस पर जीरो वर्क हुआ है। और अगर बॉडी की इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी थी और अब कुछ दूर जाने के बाद उसकी एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब हम कहेंगे कि उस बॉडी पे कौन सा वर्क हुआ है भाई,
नेगेटिव वर्क हुआ है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैथमेटिकली हम इसको आगे बात समझेंगे और भी कुछ, बट अभी तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। खैर, ये तो हुई बात वर्क की। नाउ अब एक बात आती है कि वर्क डन क्या होता है आपका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क डन मतलब क्या, तो अब बात करते हैं हम वर्क डन की, ठीक है। नाउ वर्क डन क्या होता है भाई, देखिए वर्क डन मतलब होता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क। कौन सा अमाउंट, वो अमाउंट जो बॉडी की एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी वर्क के अमाउंट को हम वर्क डन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक बात समझाऊं, सिंपल सी बात, कि अगर सपोज कीजिए एक बॉडी है जो कि आपने बहुत बार पढ़ रखी होगी, और ये बॉडी किसी एक मेज पर रखी हुई है लाइक दिस वन, ठीक। और ये मानते हुए कि इस बॉडी का अगर मास जो है वो m है, ठीक है, और ये बॉडी पे एक फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन f में लग रहा है, और बॉडी जो कि टेबल पे रखी हुई है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और लेट सपोज कि वो डिस्प्लेस होके s पॉइंट तक चली आई लाइक दिस वन, ठीक है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, FBD डिजाइन करूं, तो FBD क्या कहता है भाई आपका, देखिए FBD कहता है कि सबसे पहले पूरी बॉडी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक सिंगल पॉइंट के रूप में। तो ये रहा आपका टेबल, उस टेबल पे ये रहा वो बॉडी, ठीक है, जिसका मास m है। नाउ इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इधर है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका फोर्स। तो देखिए फोर्स जो है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच का एंगल थीटा है। तो सबसे पहली बात तो हमको वो फोर्स के बारे में जानना है जो कि बॉडी जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लें। अच्छा कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये अधिकार है। तो सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इधर चला जाएगा और एक आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शन में। चूंकि थीटा इधर ही है, तो ये वाला फोर्स का कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका एफ साइन थीटा। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो हमको तो उसी फोर्स से मतलब है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कितना जाएगा आपका, देखिए ये वाला फोर्स F इंटू एफ कॉस थीटा, ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो प्रोडक्ट हुआ यही कहलाएगा आपका वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर है, बात समझ आई आपको। इसको आप चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से आप W इज इक्वल टू लिख सकते हैं, नॉर्मली जो बुक्स में अवेलेबल रहता है एफ एस कॉस थीटा। कोई डाउट, यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। और ये सबसे परफेक्ट डिफिनीशन कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यही है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की, वो मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्स। याद रखिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ कि वर्क किसी भी फोर्स के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट या जो चीजें हो रही हैं उसके प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। ये चीज बड़ा ध्यान समझिएगा। फोर्स कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, चाहे वो कोई और भी फोर्स भी हो सकता है। आगे हम एक न्यूमेरिकल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। खैर सबसे पहली चीज तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप ध्यान दीजिए तो ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए दोनों ध्यान से, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का के साथ कॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जो थे आपके डॉट प्रोडक्ट में थे, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। और इसी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये बात है, और ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि
जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट क्या होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब वर्क जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं नाउ। अच्छा, यहां से एक बात मैं और बताता चलूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और समथिंग एल्स। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होगा कि अगर, देखिए इस फॉर्मूले से ही समझने की कोशिश कीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, ऑब्वियस बात है, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, तो उस केस में फोर्स का डायरेक्शन लगभग लगभग और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लगभग लगभग सेम ही होगा इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में आपको हमेशा पॉजिटिव वर्क मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0 to 90 के बीच हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, या मैं ये कहूँ, हाँ ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस समय कोई भी वर्क डन आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके समझ में आती तो होंगी अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव वर्क मिलेगा, इसका मतलब उस मासिव सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर जीरो वर्क डन होगा, इसका मतलब उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। और अगर निगेटिव वर्क होगा तो इसका मतलब जो इनिशियल टाइम पे उसकी जो एनर्जी थी, अब उसकी एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। छोटी छोटी और बातें, तो इसकी वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो वर्क की यूनिट चाहे तो आप समझ सकते हैं अच्छे से। वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं जूल। और अगर मैं इससे पूछूं कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आपका mL T⁻⁻²। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो L होता ही है, तो आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं mL⁻²T⁻²। तो ये हो गया आपका वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला। आई होप कि आपको इतनी सी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छा एक, तो ये तो बात तो हुई वर्क डन की। वर्क डन के बारे में बार बार एक चीज कह रहा हूं कि फोर्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्स किसी एक बॉडी पे केवल वही एक फोर्स नहीं लगता जो हम लगाते हैं एट ए टाइम। एक बॉडी पे एट ए टाइम कई सारे फोर्स एक साथ ही लगते हैं। तो इसको आइए मैं अगले टॉपिक से आपको समझाता हूँ, एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आइए हम वर्क के न्यूमेरिकल पे ही बात करते हैं। वैसे आपको पता है ना कि अभी 2-4 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक वर्क डन किया है, ठीक है। तिलमिला गया है पाकिस्तान इस समय। वो देखा था ना, एक वर्क डन ईरान ने अपने रॉकेट से किया है, सीधे पाकिस्तान में ही जाके गिरा है उसके आतंकवादियों के ठिकानों पे। तो बेचारा पगला गया है इस समय पाकिस्तान। अब चलिए, खैर, तो हम आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। तो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक टेबल है आपके पास, ठीक है। इस टेबल पे एक बॉडी रखी हुई है। उस बॉडी का मास कुछ भी एज्यूम कर लीजिए आप, 2 किलोग्राम है, ठीक। ओके, इस बॉडी, ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। लाइक सपोज ऐसे कुछ एक फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इस बॉडी पे मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। और ये बॉडी जो है, इस पे फोर्स लगने के बाद क्या हो रही है कि आगे की तरफ बढ़ते 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 आ रही है, कुछ इस पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। बॉडी का मास 2 किलोग्राम ही रहेगा, वो तो नहीं घटेगा बढ़ेगा। अच्छा, मान लीजिए जिस जिस टेबल पे वो रखा हुआ है, उस टेबल का फ्रैक्शन फोर्स यानी फ्रैक्शन कोफिशिएंट में मान लो, लिमिटिंग फ्रैक्शन कोफिशिएंट कितना है, लेट सपोज 0.2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो सबसे पहली चीज तो अब ये कहा जाए कि इस पे
अच्छा, ये मान लीजिए ये बॉडी जो है फोर्स लगाने के बाद 5 मीटर जो है वो डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए, नॉर्मली हम छोटे क्लास में क्या करते हैं कि सिंपली हम केवल उस फोर्स को देखने की कोशिश करते हैं जो कि इस पे एक्सटर्नली लगाया गया है। और आपके भी दिमाग में शायद यही आ रहा होगा, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई चलो जो वर्क डन निकालना है वो क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या आप ये बात सोच पा रहे हैं कि मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं? देखो, अगर आप ध्यान से सोचिएगा इस चीज को, तो हम किस फोर्स की बात कर, भाई डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, ये बॉडी है, यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, बात खत्म। एस की वैल्यू तो 5 मीटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं यहां पे किस फोर्स की बात कर रहा हूं? भाई एक फोर्स लगा है जो मैंने लगाया है 3 न्यूटन का। अगर आप ध्यान से सोचिए तो इस बॉडी पे सिर्फ मेरा लगाया हुआ फोर्स नहीं है बाबू, इस पे कई फोर्स एक साथ हैं। देखिए कौन कौन सा फोर्स है। सबसे एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, mg, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। अच्छा, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स भी कह रहे हैं, ठीक है। जब ये बॉडी चल रही होगी तो उसके पीछे, चूंकि ये टेबल पे रखी है ना, तो पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। इतने सारे फोर्सेस इस बॉडी पे एक साथ लग रहे होंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि फोर्स का मतलब सिर्फ वो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं। यहां आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हमारा यहां पे क्या निकलेगा, वर्क डन, ठीक है। तो चलिए मैं एक ही करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं वर्क डन निकालता हूं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। कितना हो जाएगा भाई? देखिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है मेरा, जो मैं लगा रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चलिए, एफ की वैल्यू है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 5 मीटर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम ही है, यानी एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका ये हो जाएगा कितना, तो कॉस 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा आपका 15 जूल का वर्क। समझ में? ये हो गया तब का निकला हुआ वर्क जबकि हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। ओके, ये तो हुई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकलने वाला वर्क। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि निकालिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बात समझे, ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू निकालिए, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ग्रेविटेशन यानी कि, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स यानी फोर्स फॉर्मूला तो वही है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब मुझे आप बताइए इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा है? तो ग्रेविटेशन फोर्स तो वो है जो नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की वैल्यू कितनी है आपकी, mg के बराबर, तो f की जगह कितना हो जाएगा आपका भाई सिमी, mg, ठीक है। नाउ अगेन इनटू एस, एस कितना है आपका 5 मीटर, तो देखिए 5 मीटर इनटू थीटा। नाउ कॉस थीटा की मैं बात करूं तो कॉस थीटा का मतलब क्या है, ये रहा mg का डायरेक्शन, नाउ देखिए ये रहा mg का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये है आपका, तो एंगल कितना बन रहा है आपका इनके बीच का, 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर, और कॉस थीटा 90 की वैल्यू होती कितनी है, 0। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। हाँ, बॉडी डिस्प्लेस हो जरूर रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बात समझ में आया? तो आई होप कि आपको बात समझ आया। ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। अब बताइए मुझे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है भाई, म्यू इंटू एन, तो ये होता है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू एन कितना है, तो एन अगर आप ध्यान से देखिए तो एन एक्चुअली में नॉर्मल है, ठीक है ना, यानी कि
अब पहले तो हम नॉर्मल निकालें, नॉर्मल कितना लगेगा, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा आपका mg के ही बराबर। सो n की वैल्यू कितनी है आपकी mg, ठीक है ना। सो यहाँ से आप चाहे तो निकाल लें, तो 0.2 इंटू एम कितना है आपका 2 किलोग्राम, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, सो यू विल गेट 2 कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इतना लगा रहा होगा 4 न्यूटन, तो वर्क कितना हो रहा होगा भाई, तो सिंपली अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो यहाँ से, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मैं निकालूं वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो F की वैल्यू कितनी है आ गई यहाँ से 4, नाउ 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप मुझे बताइए ये रहा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंगल कितना बन रहा है आपका 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 180 डिग्री। समझ में बात, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका भाई WF इज इक्वल टू ना 4 इंटू 5 20, ठीक है ना 20, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका -20 जूल। अब आपको समझ में आया, देखिए ध्यान से, एक जगह आपका स्टार्टिंग में निकला था कितना पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, एक केस में आपका निकला 0 वर्क डन और एक केस में आपका निकला नेगेटिव वर्क। आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होगा कि जब देखिए इसको जब हम धक्का दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसके अंदर पहले ना कोई एनर्जी थी, ऑब्वियस सी बात है अगर ये रुकी हुई थी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब मैंने इसमें धक्का दिया है तो इसके अंदर वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी आने का मतलब इसके अंदर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आ गई, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप समझ रहे ना। तो इसी का मतलब हो जाता है कि पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। अगर देखिए ध्यान से mg की, जब mg वर्क की वजह से कितना mg फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा था 0 वर्क डन, यानी कि जितना इसमें एनर्जी फोर्स लगने से पहले थी उतनी ही एनर्जी अभी भी है। तो क्या एनर्जी ट्रांसफर हुई, कुछ कम या ज़्यादा कुछ हुई, नहीं हुई, क्योंकि mg कॉस जो mg की वजह से वर्क डन निकला था वो 0 निकला था। इसका मतलब इसका फोर्स लगने से पहले भी एनर्जी उतनी ही थी और फोर्स लगने के बाद भी एनर्जी उतनी ही है। इसका मतलब यहाँ mg की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, भले बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप देखिए फ्रिक्शन की वजह से तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, यानी कि इसमें जितनी एनर्जी थी फ्रिक्शन की वजह से वो कुछ ना कुछ क्या हो रही है, इसमें से कम हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही तो वो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस को कम करेगा तब ये बॉडी आगे बढ़ेगी। यानी कि ये जो फोर्स, ये जो वर्क डन है एक्चुअली में ये नेगेटिव वर्क डन है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी की जो इनिशियल एनर्जी थी उस, यानी कि बॉडी की जो प्रेजेंट एनर्जी थी उससे इसको क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखने वाली है आपकी कि ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कहाँ गया, हाँ ये जो एफ एस कॉस थीटा, पहली बात तो याद रखिएगा कि एफ ही बहुत बड़ा मैटर करता है कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस वर्क के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी किस फोर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उससे फिर डिफाइंड होगा कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला है लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए आप कि ये फॉर्मूला हमेशा तभी इसमें अप्लाई, तभी वर्क का फॉर्मूला अप्लाई होगा जब फोर्स जो है आपका वो कांस्टेंट हो। याद रखिएगा अगर फोर्स लगाया गया, फोर्स फिक्स है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूले हैं हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो सम अदर पार्ट में मैं बताऊंगा, बट ये याद रखिएगा ये वाला पार्ट हम तभी अप्लाई करेंगे जब
कि लगाया हुआ फोर्स मेरा फिक्स हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस बॉडी में मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगा के फिक्स कर दिया। अब वो 5 डिस्टेंस कवर कर रहा है कि 75, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। mg चूंकि मास बॉडी का सेम है और जी भी आपका हमेशा फिक्स रहेगा, तो इस पे लगा हुआ जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फिक्स है। फ्रैक्शन फोर्स भी आपका फिक्स है, इसलिए मैंने ये सब फॉर्मूला इसमें लगाया हुआ है। अगर फोर्स आपका बार बार किसी बॉडी पे चेंज हो रहा होगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा नहीं यूज कर सकते हैं। ये हमेशा यूज तभी होगा जब बॉडी पे लगाया हुआ फोर्स आपका कांस्टेंट हो। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से याद हो चुकी होगी, आप कहीं नोट डाउन कर लें, ठीक है। पर फिलहाल अभी के लिए हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हम अराइज करेंगे उसमें हम फोर्स को फिक्स ही करते हैं, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो आइए इसके बिहाफ पे 2-4 हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ताकि आपको वर्क अप्लाई कैसे लगाते कैसे हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और 2-4 स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं मैं, शायद वर्क का आपको फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो एक तो न्यूमेरिकल आपके सामने था, मैं आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन दे देता हूं। लेट सपोज कि एक बॉडी है सेम एज इट इज, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए कि ये मान लीजिए आपका 2 किलोग्राम की बॉडी है और जिस मेज पे रखा हुआ है उसका जो म्यू की वैल्यू यानी कि जो फ्रैक्शन कोफिशिएंट है वो आपका लेट सपोज 0.05 है, ठीक है। ये हो गया। ये बॉडी कुछ टाइम के बाद ये 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ली और वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इस बॉडी पे सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, लेट सपोज कि एक्सटर्नल फोर्स आपका 10 न्यूटन का है। तो सबसे पहली चीज कैलकुलेट कीजिए वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, और चौथा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल। चलिए भाई, ये 4 बातें हैं, ठीक है। ये रहा आपका 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ बॉडी। तो सबसे पहली चीज हम एक एक करके निकालते हैं। तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है W का? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बस हमको 2 चीजें समझनी है, फोर्स कौन सा है, एंगल कितना बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और उस फोर्स के बीच में। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो लीजिए ये रहा आपका एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन, तो F की जगह कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3 इंटू थीटा कितना है एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री, तो कॉस 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30 जूल। चलिए दूसरा बात करते हैं फ्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला फोर्स, देखिए फॉर्मूला तो वही है आपका, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। तो फॉर्मूला तो वही है आपका, यहाँ ग्रेविटेशनल वर्क डन कहिए तो F कितना हो जाएगा आपका mg के बराबर mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो पहले ये देख लीजिए कि mg नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, ये हो गया आपका mg और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो अब ऐसी बात है ये वर्क डन हमेशा आपका 0 आएगा। नाउ थर्ड बात करते हैं फ्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो पहले तो फ्रैक्शन फोर्स की वजह से कितना हो जाएगा आपका, देखिए F की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ n हो जाएगी इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। लगाइएगा समझ में आएगा आपको। n, अच्छा मैं पहले n की वैल्यू निकाल देता हूं। तो m की चुकी लिख जाइए यहाँ पे, n इज इक्वल टू किसके होगा mg के ही। आप वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। और फोर्स ड्यू टू नॉर्मल, तो नॉर्मल यही तो है आपका, देखिए नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा n, तो कितना हो जाएगा आपका F की जगह कितना हो जाएगा, देखिए F की जगह लिख जाएगा आपका n इंटू एस कॉस थीटा। सो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा कितना है, देखिए ये रहा नॉर्मल और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बना 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 जैसे ही हुआ वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है।
एक बात क्लियर हो गई कि इस पूरे न्यूमेरिकल में एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के कारण बॉडी का जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब रियल मीनिंग क्या है कि न तो नॉर्मल फोर्स और न ही ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी की एनर्जी को घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, यानी कि बॉडी की एनर्जी का ट्रांसफॉर्म नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिल्कुल नहीं होगा। किसकी वजह से हो रहा है? या तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है या तो फिर फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कर रही है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है ना, यानी ट्रांसफॉर्म जो है वो नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आई बात? तो आई होप कि ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और है मेरे पास, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो लेट सपोज कि मान लीजिए कि एक ऐसा सरफेस है, ये अरे वो कौन सा होता है यार, झूला वाला सरकते ना बच्चे ऐसे। और मान लीजिए कि ये जो झूला है उसका जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर की लंबाई वाला एक झूला है। ऐसे बच्चे सरकते हैं शुरू से, ठीक है। मान लीजिए कि वो 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे है। ये रहा छोटा सा बच्चा, एकदम बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है, लाइक दिस वन। चलो, तो ये बताइए कि क्वेश्चन यही है, आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जब बच्चा सरक के आएगा यहाँ पे जब आएगा तो कितना वर्क डन होगा? अगर बच्चा जो है मान लीजिए कि उस बच्चे का जो मास है वो 5 किलोग्राम, थोड़ा कुपोषित बच्चा है बट मान लीजिए कि ये है, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हमारे पास वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? हमें किस फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है? वो फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बताइए, बच्चे को कोई पीछे से धक्का तो दे नहीं रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा हो, तो इस बच्चे में फोर्स पैदा कहाँ से होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी पे एक फोर्स तो कुछ और लगे ना लगे, एक फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ तो लग ही रहा होगा, ठीक है ना। आप झूला झूले होंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप बैठते हैं तुरंत सरक जाते हैं, सरकते कोई पीछे से धक्का तो देता नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगता नहीं है। वो सारा का सारा केस किसकी वजह से होता है? mg वर्क की वजह से, फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, यानी कि हमको mg का वो वाला फोर्स, वो वाला पार्ट चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। ये तो कहानी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये mg वर्क है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वो वाला जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं होगा। क्यों भाई, कोई समस्या नहीं है? हाँ, अब चूंकि इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका एंगल कितना बनेगा तो देख लीजिए, और इधर कितना एंगल बनेगा वो भी देख लीजिए, एज यू विश, जैसा आप चाहिए। तो मान लीजिए कि इधर थीटा एंगल बनेगा, इधर आपका 90 माइनस थीटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल जाइए, सिंपल सी बात। तो यानी W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, F की जगह कौन सा हो जाएगा? देखिए, इधर आपका थीटा है, इधर वाले फोर्स की ही तो हम बात कर रहे हैं, ये वाला फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? F कॉस थीटा। क्लियर है? तो F की जगह कितना एक्चुअल में हो जाएगा आपका? F कॉस थीटा इंटू S कितना है भाई? 3 मीटर इंटू कॉस थीटा। कोई समस्या? बस इतना आ गया तो कहानी खत्म। F की वैल्यू कितनी है? F कितना है आपका? mg है, ठीक है ना। तो अब ये यदि ये F है तो ये हो जाएगा आपका mg कॉस थीटा मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 इंटू 3 इंटू थीटा की वैल्यू अगेन 60, सो यू विल गेट कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2, ठीक है। m कितना है? m दिया भी नहीं, 5। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं वेट बढ़ा देता हूँ अपने समझने के लिए, 6 किलोग्राम कर देता हूँ। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6 इंटू जी। अच्छा, मैं 5 ही रहने देता हूँ, छोड़ो, ये तो आप लोग कहेंगे कि अपना सही करने के चक्कर में हमारा गलत करा दिया, ठीक है। 5, और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10
इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2, ठीक है। सॉल्व कर जाइए, ये 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, जो भी होगा आप समझ लीजिएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 इंटू 3, ठीक है ना। या इसको कर सकते हैं, अब ये सब आप कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए ओके, हम जो पिछले पार्ट में मोशन पे पढ़ चुके हैं, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन, उसके बिहाफ पे भी हम एक दो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, क्योंकि वो बड़ा हमारा फेवरेट है, ठीक है। सबका अपना अपना एक फेवरेट मोशन होता है, कोई ज़िंदगी में सीधे रास्ते पे चलता है, कोई प्रोजेक्टाइल रास्ते पे चलता है, कुछ लोग सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं ऐसे ऐसा, ठीक है। तो जैसा भी है, खैर, तो मान लीजिए कि ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे अच्छा फिगर यही है, ठीक है। नाउ अगर मैं ये पूछूं बाबू कि ये बताइए कि बॉडी यहाँ से चल के यहाँ आई, मान लीजिए यहाँ बॉडी थी, ऑब्वियसली बात है उस बॉडी का जो मास है वो, लेट सपोज कि उस बॉडी का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, ठीक है ना। ओके, तो मुझे ये बताइए कि बॉडी को यहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा। देखिए अगर आप, अच्छा यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि वर्क डन क्या है, कितना जीरो है नहीं है, क्या है कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। देखो यहाँ था, यहाँ से उड़ के यहाँ चला आया, ठीक है ना। यानी बॉडी अपने पहले पोजीशन से लेके यहाँ पे डिस्प्लेस तो हुई है, तो क्या वर्क डन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब देखते हैं वर्क डन आता कितना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, यहाँ से आपका एक भ्रम कंप्लीट खत्म हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो होगा तो ही बॉडी पे लगने वाला जो वर्क डन होगा वो जीरो, वो भ्रम आपका आज खत्म हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि इस बॉडी, ये बॉडी जो है वो उड़ी ऐसे, ऑब्वियस सी बात है इस वेलोसिटी से उड़ी होगी इस डायरेक्शन में, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो यही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। हमारा जो फॉर्म, अच्छा इस बॉडी पे ये तो हमको क्लियर है कि भाई इस बॉडी पे एक mg हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। खैर उसकी बात हम नहीं करते हैं, हमारा तो काम ये है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन की फोर्स को हमको लेना है, यानी इसी फोर्स को। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इंटू एस कॉस थीटा। खैर ओके, सो डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का इधर ही हो रहा है और बॉडी भी, बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी इधर है, क्लियर है। खैर ये तो हो गई बात, लेकिन अब चूंकि ये फोर्स की वैल्यू निकालें कैसे, तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका आप कितनी बार लगा चुके हैं। एक बार एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लीजिए, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लीजिए, जो कि आपका एफ वाई होगा। सो जरा सा याद करिए बाबू, तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले। अच्छा नेट इस फोर्स की, देखिए हमें तो इस फोर्स के बारे में बात करना है, तो इस फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो नेट फोर्स होगा वो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर के बराबर होगा। कोई तो समस्या ही नहीं है इसमें, सभी लोग समझते बूझते हैं। तो अगर इतनी चीजें अगर हैं तो ना, सबसे पहले हम एफ एक्स निकालें। भाई देखो एफ एक्स कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सलरेशन, और एफ वाई कितना हो जाएगा आपका m इंटू इंटू वट, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सलरेशन। और आप जानते हैं बाबू कि एक्स एक्सिस के प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सलरेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है, याद आ रहा है ना। तो इस केस में अगर ये जीरो है तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सलरेशन कितना होता है, ऑलवेज स्मॉल जी, तो एम वाई कितना हो जाएगा आपका एम जी के बराबर है, ठीक है। बस इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, तो पुट करके देखिए क्या मिलेगा, जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर रूट में है, बाहर निकलेगा एफ, कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना लग जाएगा आपका एम जी ही लग जाएगा, क्लियर है। यानी कि इस बॉडी पे कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा होगा
वो mg के बराबर लग रहा होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ प्लेन है तो बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है mg, और mg का डायरेक्शन है किधर, नीचे की तरफ ही, तो ये जो है बॉडी देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आया, क्लियर है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप चाहें आप बार बार देख सकते हैं कि नेट फोर्स है आपका mg, डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपका s, थीटा कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट थीटा हमेशा mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, आगे देखिए तो mg ये है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री। इसका मतलब वर्क डन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन कितना होगा, हमेशा 0 डिग्री के बराबर, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। ऐसे ही चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि वर्क डन 0 तो है, बॉडी डिस्प्लेस भी हुई है, यहाँ थी यहाँ से यहाँ चली गई, लेकिन तब भी वर्क डन 0 है। इसका मतलब वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट से उतना इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है ना। ये कहना कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा, वो ठीक है, होगा जरूर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर 0 नहीं भी है तो भी वर्क डन 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। वर्क डन 0 होने का मतलब जितनी एनर्जी पहले थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, उतनी ही एनर्जी डिस्प्लेस होने के बाद भी है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अगर 0 है तो वर्क डन 0 होगा। देखिएगा ध्यान से, तो बॉडी यहाँ जमीन पे रखी थी, इस समय जब जमीन पे रखी थी, उस बॉडी में कौन सी एनर्जी रही होगी, काइनेटिक एनर्जी तो रही नहीं होगी, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये उड़ते 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 आया, अगेन फाइनल पॉइंट पे पहुंचे। अब जब ये रखा ही है ऐसे, तो ना तो बॉडी का मास चेंज हुआ, ना लगने वाला जी चेंज हुआ, ना एच चेंज हुआ, सेम ही हाइट पे है। तो इस केस में भी, और चूंकि इस समय बॉडी में काइनेटिक एनर्जी 0 है, अब कितनी कौन सी एनर्जी केवल बची होगी, mgh, पोटेंशियल एनर्जी ही। तो इनिशियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी थी, फाइनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी ही है केवल, तो दोनों पॉइंट पे एनर्जी इक्वल है ना। इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या है आपका 0 हुआ है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं आगे। सो मेरा वो कहाँ गया, चल ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन मैं लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलिए सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ सर्कुलर मोशन। तो ये रहा सर्कल, ये रहा बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये रहा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा याद रखिएगा, कोई कोई ये मत पूछना कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा, नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। उससे हमको ये डिफाइन करना होता है कि एंगल फोर्स और उसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है। ये मत कहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसको लेंगे, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है उसको हम एज्यूम करेंगे, ठीक। तो अब ये बात यहाँ से लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखिए तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का डायरेक्शन किधर है, ये रहा, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये रहा एफ सी, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहा, दोनों एक दूसरे कितने हैं, परपेंडिकुलर है, यानी कि वर्क डन अगेन कितना आएगा आपका, बात समझ आया, यानी कि सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन कितना होता है आपका, 0 होता है। और अगर आप यहाँ पे चाहिए तो बच्चों वाला डिफिनेशन सही साबित होता है, यहाँ से चला वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वर्क डन 0 होगा ही होगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ना समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है आई होप, बट आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। देखिए पुली बेस्ड क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि एक पुली है आपके पास, ये इसके दोनों तरफ ऐसे एक, मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है और यहाँ एक और दूसरी बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉडी आपकी 2 किलोग्राम की है, ये बॉडी 3 किलोग्राम की है, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये बॉडी इसको खींचेगी ही, तो खींचने के बाद मान लीजिए किसी एक टाइम पे ये इसको यहाँ से खींचते खींचते लेट सपोज कि 3 मीटर के डिस्टेंस तक खींच ले गया, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों एक कंबाइंड है, तो टेंशन तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा शायद। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वर्क डन निकालिए,
वर्क डन निकालिए ड्यू टू ग्रेविटेशन, किस पे, 2 किलोग्राम वाली बॉडी पे और 3 किलोग्राम वाली बॉडी पे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वर्क डन निकालिए ड्यू टू टेंशन ऑन 2 किलोग्राम वाली बॉडी पे और 3 किलोग्राम वाली बॉडी पे। चलिए, अच्छा एक चीज तो और कि चूंकि ये मोशन करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी सब खींच रहा है, तो ये जब 3 मीटर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये 3 मीटर नीचे भी आया होगा, तभी तो इतना ही हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम फोर्स ड्यू टू mg निकालें, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हमको ग्रेविटेशन फोर्स निकालना होगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा भाई, देखिए F इंटू एस कॉस थीटा, किस पे, पहली बॉडी पे। पहली बॉडी कौन सी है, 2 किलोग्राम की है, तो ऑन 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से निकालना, तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका mg। कोई समस्या, इस पे भी mg कहाँ बात करेगा, नीचे ही। चलिए भाई, तो F की जगह क्या हो जाएगा आपका m इंटू जी, सॉरी स्मॉल जी इंटू एस। एस कितना हुआ है, ये उठा कितना ऊपर गया, 3 मीटर, तो एस की वैल्यू हो गई 3 मीटर ना। कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिए तो ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और बॉडी ऊपर जा रही है, ये वाली ये mg नीचे काम कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है। एंगल कितना बन रहा है एक दूसरे के बीच, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1। ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि m की वैल्यू कितनी है भाई, 2 किलोग्राम। तो 2g10 लेते हैं इंटू, ये कितना आ गया 3 इंटू -1, सिंपल कितना हो जाएगा आपका 990 -90 न्यूटन, यानी कि जूल, ठीक है। इतना बार समझ आया। इसकी पे कितना लगेगा, ड्यू टू फोर्स ग्रेविटेशन वर्क ड्यू टू ऑन अ 3 किलोग्राम बॉडी, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से। तो यहां से mg नीचे काम कर रहा है, तो एम एफ की जगह कितना हो जाएगा आपका mg इंटू एस। एस देखिए तो अगर ध्यान दीजिए तो इसमें बॉडी जो है ना, वो बॉडी भारी है तो नीचे की तरफ सरका होगा, तो इसके केस में एस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 3 इंटू एंगल कॉस थीटा कितना हो जाएगा। कॉस थीटा का मतलब क्या, कि देखिए डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का नीचे की तरफ है और एफ भी नीचे की तरफ है, इसका मतलब एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री और 0 डिग्री वाली वन होती है। सो एम जी की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे आप निकालिए 30, तो 30 इंटू 3 यानी कि पक्का नहीं, यहाँ पे 2 किलोग्राम वाली बॉडी थी ना, तो 60 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 किलोग्राम वाली बॉडी है तो 90 हो जाएगी, हाँ -60 यहाँ +90, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। ये तो एक बात होगी, वर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स इसी पे। तो लेकिन मैं एक काम करता हूँ, ये काम आपको देता हूँ, सबसे पहले आप एफबीडी डिजाइन कीजिए, वहां से टी की वैल्यू निकालिए, और बस जब टी निकल जाए तो आपका डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता ही है, एफ की जगह कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू वही बस टी रखिए और डब्ल्यू आप कैलकुलेट कर जाइए। तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं इस बॉडी पे भी, इस बॉडी पे। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इस न्यूमेरिकल को फिर से आपको समझाऊंगा, और अगले पार्ट में हम लोग वर्क से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।